नमस्कार मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो आप लोग। आप अच्छे होंगे इसी आशा के साथ चलिए भूगोल के 5वें पाठ अर्थात प्राकृतिक वनस्पतियाँ एवं वन्यजीव का दूसरा घटक हम देखने वाले हैं, वो है वन्यजीव। परंतु उसके पहले आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने पहले ही वीडियो में आपको कहा है कि हम यहाँ पर भारत एवं ब्राज़ील का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, अर्थात वो प्राकृतिक वनस्पतियाँ हो, स्थान विस्तार हो या जलवायु हो। परंतु लगातार अगर हम एक विषय का ध्यान लेते हैं, ध्यान करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें परीक्षा में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वैश्विक महामारी के इस दौर में जहां हम वर्चुअल पढ़ाई कर रहे हैं, वहीं पर ये ध्यान में रखने वाली बात है कि आपकी जो एग्ज़ाम होगी उस एग्ज़ाम में आपको किस प्रकार से अर्थात एमसीक्यूज़ के सबसे ज़्यादा प्रश्न आएंगे, और इसीलिए निरंतर हमें मानचित्र का अध्ययन करते आना चाहिए और वो हम करेंगे। भारत के प्राकृतिक विभागों को भी ध्यान में रखना है। हम अगर अति उत्तर में जाते हैं तो हिमालय पर्वत श्रेणी, अर्थात ये जो हिमालय पर्वत श्रेणी है, इसके जो 3 भाग हमने किए हुए हैं, इन भागों को भी आपको ध्यान से देखना है, समझना है और ध्यान में रखना है। जैसे विशाल हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये आपको ध्यान में रखना है। उसी के साथ साथ पश्चिम हिमालय, जिसे हमने कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय और असम हिमालय। तत्पश्चात उत्तर भारतीय मैदान आपको ध्यान में रखना है, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश आपको ध्यान में रखना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर के तटीय प्रदेशों को आपको देखना है, ये ध्यान में रखना है। और बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप है, वो द्वीप अर्थात हम लोगों को अंडमान निकोबार द्वीप, पोर्ट ब्लेयर, बैरन द्वीप, इंदिरा पॉइंट और अरब सागर में लक्षद्वीप, उसकी कवरत्ती राजधानी को आपको ध्यान में हमेशा से रखना है। आज हम जिस प्रकार से प्राकृतिक वनस्पतियों का हमने एक अध्ययन किया था, जिसमें हमने आपको विश्व का एक मानचित्र आपके सामने रखा था, इसमें आप देख सकते हो 23.5 अंश उत्तर कर्क रेखा जो भारत के मध्य से गई है, भारत के दक्षिण के से परे, यानी आप अगर देखोगे तो ब्राज़ील के उत्तरी भाग से 0 अंश विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा गई है, और ब्राज़ील के दक्षिण से 23.5 अंश दक्षिण मकर रेखा गई है। बच्चा लोग, आपको अगर इतना ध्यान में रहता है, आप अनेक सवालों के जवाब बहुत अच्छे से दे सकते हैं। चलिए आज हम इसी के साथ जो ब्राज़ील और भारत के वन्य जीवों का हम लोग अंतर देखने वाले हैं, क्या समानताएं हैं देखने वाले हैं, तो आप तैयार हो जाइए। आपके समक्ष हमने ब्राज़ील के वन्यजीव, वन एवं वन्यजीव का एक मानचित्र रखा है, जिसमें विश्व के किसी भी अन्य देश की अपेक्षा ब्राज़ील वन्य जीवन में अधिक विविधता पाई जाती है। पेंटानल नामक दलदली प्रदेश में विशाल एनाकोंडा पाया जाता है। बच्चा लोग ये ध्यान में रखना कि आपको एरो के द्वारा ये दिखाई दे रहा है कि ब्राज़ील इकलौता ऐसा देश है जिसमें विशालकाय एनाकोंडा, ये रेंगने वाला प्राणी, हमने आपको पहले भी कहा है, रेंगने वाला प्राणी ये पेंटानल नामक दलदली प्रदेश में पाया जाता है। और ये अक्सर मानचित्र में पूछा भी, मानचित्र में भरो, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ब्राज़ील में बड़े गिनी पिग, मगरमच्छ, घड़ियाल, बंदर, प्यूमा, तेंदुआ आदि प्राणी भी पाए जाते हैं, जिसमें आप लोग ये देख सकते हो कि अमेज़न नदी ये ब्राज़ील की प्रमुख नदी है, जो जैसे कि हमने पहले भी कहा है कि अमेज़न में पानी के निर्वहन की मात्रा बृहत है, अर्थात ये इतना ज़्यादा पानी लेकर बहती है, तेज़ी से बहती है, और उसका परिणाम क्या होता है बेटा कि इसके किनारों पर दलदली युक्त प्रदेश निर्माण होते हैं और सघन सदाबहार वन पाए जाते हैं, और जिसका परिणाम ये होता है कि यहाँ पर मगरमच्छ, घड़ियाल, बंदर, प्यूमा, तेंदुआ आदि प्राणी पाए जाते हैं। तत्पश्चात
मछलियों की प्रजातियों में सागर में पाई जाने वाली स्वॉर्ड फिश, ये बहुत ध्यान में रखना है क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। स्वॉर्ड फिश। नदी में पाई जाने वाली पिरान्हा, ये पिरान्हा सबसे खतरनाक या मांसाहारी मछली इसको माना जाता है। पिरान्हा तथा गुलाबी डॉल्फिन, ये प्रमुख मछलियाँ हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये 3 प्रजाति और अन्य प्रजातियों की मछलियाँ भी यहाँ पर पाई जाती है। बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाला, ये ध्यान में रखना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाला बड़े आकार का यहाँ पर कोंडोर पक्षी भी पाया जाता है। ये कोंडोर पक्षी बहुत ऊंचाई पर उड़ता है और इसका आकार भी बहुत बड़ा होता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के तोते, मकाऊ, राजहंस यानी फ्लेमिंगोज आदि पक्षियों की प्रजातियां भी पाई जाती है। बच्चों, जैसा कि हमने आपको कहा है कि अमेज़न नदी और उसकी अनेक वितरिकाएं, पराना, पेराग्वे नदी, सैन फ्रांसिस्को नदी, ये जो नदियां हैं इनमें लाखों प्रकार के कीड़े भी पाए जाते हैं। इन नदियों के किनारों पर और पाए जाने वाले जो जंगल है, उन जंगलों में, दलदल युक्त प्रदेशों में भी लाखों प्रकार के कीड़े एक विशेषता है। ऐसी विविधता के कारण ब्राज़ील में वन्य जीवन समृद्ध है। लाखों प्रकार के कीड़े, आपके सामने हमने कुछ कीड़ों के चित्र भी रखे हुए हैं। तो इसी प्रकार से ब्राज़ील में अगर आप देखोगे तो वन्य जीवन बहुत ही समृद्ध है। ब्राज़ील वन्य जीवन से समृद्ध है। परंतु वन्य प्राणियों की अवैध तस्करी, यानी यहाँ पर क्या होता है, ब्राज़ील के पश्चिम भाग में जो वन है, ये वन कैसा है, सदाबहार वन है, विषुवत-वृत्तीय जिसको हम वन कहते हैं कि यहाँ पर लगातार वर्षा होती है, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, उष्णतामान अधिक होता है और उसके कारण वन्य जीवन, वनस्पतियाँ भी है और वन्य जीवन भी समृद्ध है। और उसके कारण क्या होता है, यहाँ पर जनसंख्या कम है और उसी का महत्वपूर्ण कारण ये है कि यहाँ पर अवैध तस्करी होती है, प्राणियों की अवैध तस्करी, वनों की कटाई, रोका, जिसको हमने स्थलांतरित कृषि कहा है कि एक स्थान पर कृषि होने के बाद उस स्थान को कुछ सालों के लिए वैसे ही बंजर पड़ा रहने देते हैं और दूसरे स्थान पर कृषि की जाती है, वो होती है स्थलांतरित कृषि। प्रदूषण आदि कारणों से हो रही पर्यावरण की हानि, ऐसी अनेक समस्याएं ब्राज़ील के सम्मुख है, ब्राज़ील के सामने है। इसी कारण अनेक स्थानीय प्रजातियां विलुप्त हो रही है और ये विलुप्त ना हो इसीलिए वहाँ के सरकार ने अच्छे कदम भी उठाए हैं। आपको ये बताना ज़रूरी है बेटा कि 2016 में, यानी आज से 4 वर्ष पूर्व, वो तो हमेशा होता है, लेकिन एक सर्वेक्षण के अनुसार ब्राज़ील में करीब 8,831 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का निर्वनीकरण हुआ है। निर्वनीकरण यानी डिफॉरेस्टेशन, वहाँ के वनों को लिटरली काटा गया है। अनेक कारणों के कारण, जनसंख्या बढ़ रही हो या फिर कारखानों को निर्माण करने के कारण। सोचिए आप कि जिसको हम विश्व के फेफड़े कहते हैं, वहीं पर अगर इस प्रकार से निर्वनीकरण होगा तो ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। अब हम अपने भारत की ओर जाते हैं। वन्य प्राणियों में भी भारत में प्रचुर विविधता पाई जाती है। भारत के वन्य प्राणियों में भी कई प्रजातियां पाई जाती है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर हम देखते हैं तो बाघ और सिंह। बाघ जो पश्चिम बंगाल में अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसको हम बंगाल टाइगर कहते हैं, जो सफ़ेद बाघ होता है या पट्टेदार बाघ जो होता है, ये हमारे भारत की एक प्रमुख विशेषता भी है कि बाघ भारत का राष्ट्रीय प्राणी है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो भारत की और एक विशेषता है कि भारत के गुजरात में के गिर में सिंह पाए जाते हैं और ये सिंह समूचे विश्व में प्रसिद्धि की उच्च शिखर पर है और इन्हें देखने के लिए अनेक पर्यटक यहाँ पर आते हैं। भारत के उष्ण व नम वनों में हाथी पाए जाते हैं।
असम के दलदली प्रदेश में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। आप लोगों ने शायद 9th क्लास में काजीरंगा ये मराठी में पाठ पढ़ा है कि जहाँ पर एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। रेगिस्तान में जंगली गधे जिन्हें घुड़खर कहा जाता है एवं ऊंट पाए जाते हैं। और आप सभी को ये पता है कि ऊंट ये उष्ण रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है कि ये कई कई महीनों तक बिना पानी के भी रह सकता है और ये वहाँ पर परिवहन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हिमालय के बर्फीले प्रदेश में हिम तेंदुए, चमड़ी यानी याक पाए जाते हैं। बच्चा लोग, ये जो याक है, ये जिस प्रकार से हमने अभी ऊंट उष्ण रेगिस्तान कहा था, उसी प्रकार से याक ये ठंडे रेगिस्तान का एक प्रमुख प्राणी माना जाता है। याक का दूध या दूध से निर्माण होने वाले पदार्थ तथा याक की चमड़े का इस्तेमाल भी इसी तेल का इस्तेमाल वो लोग दिया जलाने के लिए भी करते हैं तथा याक जो है ये परिवहन के लिए भी वहाँ पर एक अत्यावश्यक प्राणी माना जाता है, जो चढ़ाई बहुत आराम से और अपने फुर्ती से वो चढ़ सकता है। फिर हम जाएंगे प्रायद्वीपीय प्रदेश में। प्रायद्वीपीय प्रदेश में जंगली भैंसा, अनेक प्रकार के हिरन, मृग, बंदर आदि प्राणी पाए जाते हैं। बच्चों, ये ध्यान में रखो कि विश्व में केवल भारत में ही बाघ और सिंह दोनों पाए जाते हैं, जो हमने आपको पहले भी बताया है। भारत में प्रचुर मात्रा में नदियां हैं और इसीलिए नदियों, खाड़ियों एवं तटीय प्रदेशों में देखो, इसीलिए मैंने कहा है कि भारत का नक्शा आपके नज़र के सामने होना चाहिए। नदियों, खाड़ियों एवं तटीय प्रदेशों में कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल आदि प्राणी पाए जाते हैं। वनों में मोर, किलकिला चिड़ैया जिसे हम कहते हैं, तीतर, कबूतर, रंग बिरंगे तोते तथा आर्द्र भूमियों में बतख, बगुले, सारस एवं घास वाले प्रदेशों में गोंडावण पक्षी भी पाए जाते हैं। गोंडावण पक्षी, ये ध्यान में रखना, ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। भारत वन्य प्राणियों की विविधता के लिए भी जाना जाता है, परंतु प्रदूषण, तस्करी एवं वनों की कटाई के कारण अनेक प्रजातियां भी भारत से भी लुप्त हो चुकी है। उदाहरण के तौर पर चीता। वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए एवं वनों के संवर्धन की दृष्टि से ऐसा नहीं है कि किसी ने कदम नहीं उठाए। भारत सरकार ने अनेक स्थानों पर राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य प्राणियों एवं पक्षियों हेतु अभयारण्य, संरक्षित वनों की स्थापना की है, परंतु हम ये देख रहे हैं कि भारत की जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है और उसके कारण वनों का ह्रास हो रहा है। इसी वनों के ह्रास के कारण ये आपको ध्यान में रखना है कि वनों के अनेक प्राणी जो केवल वनों में रहते हैं, ऐसे प्राणी आपको मनुष्य बस्ती में आजकल दिखाई दे रहे हैं। वो आते हैं और क्योंकि उनको जो खाद्य मिलना चाहिए, जो आहार स्तूप जिसको हम कहते हैं, जिसको हम फूड चेन कहते हैं, कहीं ना कहीं ये फूड चेन हमने ही तोड़ी है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर रही है। आज अगर हम देखते हैं तो भारत में लगभग 1200 से अधिक प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं, जिसमें भारत के और प्रवासी पक्षी भी होते हैं। आज लगभग हम ये कहेंगे कि इन पक्षियों के संरक्षित वनों के लिए भारत सरकार ने 40 से अधिक पक्षी अभयारण्यों का निर्माण किया है। भारत में 500 से अधिक वन्यजीव अभयारण्य हैं, 544 राष्ट्रीय उद्यान हैं तथा 18 ऐसे उद्यान हैं जो संरक्षित वनों में आते हैं। यानी भारत सरकार ने 18 संरक्षित वनों की स्थापना की है। हेतु एक ही है कि किसी भी प्रकार से पर्यावरण का संरक्षण हो, संवर्धन हो और उसी के साथ साथ वन्य जीवों का भी संरक्षण और संवर्धन होता रहे। इसीलिए इसी के साथ बच्चों हम यहीं रुकते हैं, परंतु जो प्रश्न है, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वो अगले वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। इस पाठ में तालिका पूर्ण करो,
तत्पश्चात भिन्न घटक पहचानो, जोड़ियाँ मिलाओ और उसके साथ साथ इस पाठ के सत्य सत्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है जिन्हें आपको पूर्ण करना है और परीक्षा में बहुत अच्छे अंक लेकर पास होना है।